हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ खुशी। और आज हम क्लास 12th का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई विल ट्राई टू मेक योर ऑल कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिप्रोडक्शन का एक सिंपल सा मीनिंग क्या होता है। सिंपल में रिप्रोडक्शन को कहते क्या है, तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स से न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं रिप्रोडक्शन का एक सिंपल सा डेफिनेशन। सो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर continuity of species from generation to generation, and in this process organisms used to produce the progeny similar to itself। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसका मतलब है कि जनरेशन टू जनरेशन मीन्स इंडिविजुअल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस अर्थ पे कंटिन्यू रहे। ठीक है, और सिमिलर इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है इससे। ये था हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब हम एनसीईआरटी को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ठीक है, मतलब कि बर्थ से नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड, इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, अब हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना अलग अलग लाइफ स्पैन हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स का फ्यू डेज हो सकता है लाइफ स्पैन, और कुछ ऑर्गेनिजम्स का 1000 ऑफ ईयर्स तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज के इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स साइज उसमें इन्फ्लुएंस नहीं करता है कि कितना लाइफ स्पैन हो सकता है एक ऑर्गेनिजम्स का। जैसे कि क्रो और पैरट में ज़्यादा साइज का डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स होता है और पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स होता है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि साइज से लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद अब इसके नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डेथ नहीं होता है। दैट मीन्स एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू डाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्यों बना? मीन्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डाई क्यों नहीं करते हैं, मीन्स मरते क्यों नहीं है? तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि एमीबा। एमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे ही ये अपना सेनेसेंट फेज मीन्स ओल्ड एज अचीव करता है, वो बाइफर्केट करके दो न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। मीन्स तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ओल्ड ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। इसी वजह से एमीबा में डेथ नहीं होता है। बस यहाँ पे हमारा यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डेथ क्यों नहीं होता है। अब यहाँ पे आगे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं आगे, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिसमें हम लोगों को बताना है अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स हम लोगों को इन ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन के बारे में बताना है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एलिफेंट। तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो आप लोग ये लिख लीजिए, एलिफेंट का लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर्स तक का होता है। ठीक है, रोज का लाइफ स्पैन होता है 5 to 7 ईयर्स। एलिफेंट 60 ईयर्स मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू ह्यूमंस। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। रोज का कितना होता है? 5 to 7 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। डॉग का होता है मीन्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ह्यूमंस लाइफ स्पैन। दैट मीन्स 25 to 30 ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि डॉग का लाइफ स्पैन 25 से 30 ईयर्स तक का होता है। बटरफ्लाई का यहाँ गिवन है 1 to 2 वीक्स का होता है। इसके आगे क्रो का होता है 15 ईयर्स, ये भी दिया हुआ है। बनाना ट्री का होता है 20 to 25 ईयर, मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू डॉग। ठीक है, अब काव का देखते हैं। काव का भी सिमिलर है बनाना ट्री के तरह, जैसे 20 और 25। यहाँ से एक चीज हम लोग देख सकते हैं, जैसे बनाना ट्री और काव दोनों के साइज, शेप, फीचर टोटली डिफरेंट होते हैं, बट दोनों का लाइफ स्पैन एग्जैक्टली सिमिलर है।
जैसे कि बनाना ट्री का भी 20 to 25 ईयर्स है और काऊ का भी 20 to 25 ईयर्स है। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि साइज लाइफ स्पैन के इंडिपेंडेंट होता है, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइफ स्पैन साइज के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरट का फिर है 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल, ह्यूमन, एलिफेंट, ये तीनों का सेम होता है, दैट इज 60 ईयर्स। हॉर्स का देखते हैं, हॉर्स का लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर्स का, तो हॉर्स का हुआ 60 ईयर्स, और फ्रूट फ्लाई का होता है 1 to 2 वीक्स तक। मीन्स फ्रूट फ्लाई और बटरफ्लाई दोनों का सेम लाइफ स्पैन है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट फ्लाई का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वहां पे आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइस प्लांट का लाइफ स्पैन है 3 to 5 मंथ्स तक का। ये तो हम लोग मीन्स थोड़ा सा अज्यूम भी कर सकते हैं कि मीन्स राइस प्लांट जो ग्रो होता है वो खरीफ क्रॉप है, तो ये हाफ ईयर्स में ही होगा। हाँ, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, वैसे आप थोड़ा बहुत कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉर्टोइस का होता है लाइफ स्पैन 100 to 150 ईयर्स, ये तो गिवन है। बैनियन ट्री का होता है 200 to 300 ईयर्स। ठीक है, ये था हमारा अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। आप इन ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन लिख लिए और इनको याद भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन का एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दे दिया। अब हम यहाँ पे सिर्फ ब्रीफली हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन जो है किस चीज पर डिपेंड करता है। मीन्स हर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो किस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, मीन्स वेयर दे सर्वाइव और वेयर दे लिव, हैबिटेट पे। और दूसरा है इंटरनल फिजियोलॉजी, सबका मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो उस पर वो डिपेंड करता है। दो फीचर्स है, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट एंड दूसरा है इंटरनल फिजियोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई है, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन भी अभी बताऊंगी, बट आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इसका एक डेफिनेशन जानते हैं। It is a type of reproduction where offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है। मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और गैमीट फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसको बेसिकली हम लोग क्लोन कहते हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हुआ है, तो क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लोन्स का क्या मतलब होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस से और जेनेटिकली टोटली ये सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से, इसी को हम क्लोन कहते हैं। वन लाइन में आप डेफिनेशन वाइज इसको याद रख सकते हैं कि क्लोन क्या है, द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जिसका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल हो, मीन्स सेल्यूलर लेवल या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये आप याद रखेंगे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में और एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट, मोनेरंस। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसमें से ये 2 एग्जांपल आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे प्रोटिस्ट्स में, मोनेरंस में, सेल डिवीजन इटसेल्फ एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि एमीबा भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग देख सकते हैं, ये एक कंप्लीट एमीबा है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सबसे पहले एनलार्ज हुआ, उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद पोलर एंड्स पे चला गया, ऑपोजिट एंड्स पे। ठीक है, इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, कुछ इधर 50% के कॉन्सेंट्रेशन में इधर आया, उसके बाद 50% इधर आया। फिर धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, और ये इसके बाद कंप्लीट 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो गया।
डॉटर सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी बात पता चली, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन इटसेल्फ एक क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और दूसरा हम लोगों को ये भी पता चला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स का डेथ नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, तो यूजुअली क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है, बट इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनिज्म फर्दर डिवाइड हुआ और यही ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक इमॉर्टल हो गया, इसका तो कभी डेथ ही नहीं हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमारा था, देखिए सेल डिवीजन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये एक ईस्ट है, ठीक है, पेरेंटल सेल है ईस्ट का। सबसे पहले इस पे एक प्रोट्रूड हुआ एक बड, ठीक है, आप ये बड देख सकते हैं। ये फर्दर डेवलप हुआ, उसके बाद जब ये मींस सेल्फ ग्रो होने के लायक हो गया तो ये डिवाइड कर गया इस पेरेंट सेल से, यहाँ पे ये बाइफरकेट कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। उसके बाद ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेपरेटली ग्रो करेंगे, ये एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है बडिंग का, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे कि बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल था बडिंग का, और ये एग्जाम्पल हुआ सेल डिवीजन हुआ यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये है ज़ूस्पोर्स, ये ज़ूस्पोर्स है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास है, और ये ज़ूस्पोर्स है इसके अंदर, जो कि जब ग्रो हो जाता है तो ये एक मीन्स बाहर का जो शीट है ये डिवाइड हो जाता है, मीन्स ये फट जाता है, तो इसके अंदर से जो ज़ूस्पोर्स रिलीज हुए ये ज़ूस्पोर्स फर्दर बाहर डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास का। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। चलिए इसको हम चेक करते हैं। ये है एक पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं स्पोर लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, जो कि विंड करंट के हेल्प से डिस्प्लेस करते हैं और अलग अलग जगह ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कोनिडिया जो है यहाँ पे ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ठीक है। आगे देखते हैं, ये था किसका स्ट्रक्चर, पेनिसिलियम का, और ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लेमाइडोमोनास का। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, बर्ड्स इन हाइड्रा। ये एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस हाइड्रा में से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर सबसे पहले ग्रो करता है, उसके बाद ये फर्दर डेवलप होकर हाइड्रा का टाइनी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। जब ये केपेबल हो जाता है इंडिविजुअल ग्रोथ के, तो ये यहाँ से डिवाइड कर जाता है और उसके बाद ये सेपरेटली ग्रो होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था बर्ड्स इन हाइड्रा का। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पॉन्ज का, ठीक है। तो ये जो गैम्यूल्स है, ये जो अंदर सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसे हम गैम्यूल्स कहते हैं। तो ये गैम्यूल्स के हेल्प से स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस करते हैं। ये गैम्यूल्स जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैरा में यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि बाइनरी फिजन, बर्ड्स का फॉर्मेशन जैसा जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, और एमीबा में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी, बाय का मतलब होता है टू पार्ट्स में, और फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसा कि हम लोग पहले वाले एग्जाम्पल में देखे थे, ये देखिए ये है हमारा एमीबा, ये डिवाइड किया और इन टोटल ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और 2 न्यू इंडिविजुअल्स बनाया। यही बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा बाइनरी फिजन का, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल एमीबा पैरामीशियम। तो बाइनरी फिजन को हम लोग बोल सकते हैं the type of asexual reproduction in which the cell divides into 2 halves, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं एमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईस्ट का, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था। ईस्ट में बर्ड का फॉर्मेशन होता है, वो डेवलप करता है, उसके बाद डिवाइड कर जाता है पेरेंटल बॉडी से और फर्दर ग्रो करता है, ठीक है। तो द डिविजन हियर इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली। इसका यही मतलब है कि मींस ईस्ट में जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। बर्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है पूरे पेरेंट बॉडी को अगर आप देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। बस हमारे यहाँ पे ईस्ट में यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था नोट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे
एमीबा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था एमीबा में बाइनरी फिशन होता है, बट एक स्पेशल केस है जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो एमीबा अपने स्यूडोपोडिया को, तो आप लोग जानते हैं स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट ऑफ एमीबा, इसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। तो फॉल्स फीट को वो विड्रॉ कर लेती है किस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो एमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेती है, ठीक है। उसके बाद एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग स्ट्रक्चर जिसको हम सिस्ट कहते हैं उसको सिक्रीट करती है। दैट मींस सिस्ट किसको कहते हैं, a 3 layered hard covering structure secreted by amoeba during unfavorable conditions is called cyst, ठीक है। आप एक डेफिनेशन यहाँ से रेडी कर सकते हैं, cyst। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, एंसिस्टेशन, मींस कवरिंग ऑफ द बॉडी बाय सिस्ट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इस फेनोमेनन को क्या कहें, एंसिस्टेशन, मींस प्रोटेक्शन के लिए ये यूजुअली किया जाता है। अब हमारा अनफेवरेबल कंडीशन तो किसी तरीके से हम लोगों ने पार कर लिया, मींस एमीबा ने पार कर लिया। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अराइव होगा तो ये एंसिस्टेड एमीबा जो होते हैं वो मल्टीपल फिशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिशन मींस सेल, एक सिंगल एमीबा के अंदर ही मल्टीपल फिशन होता है जिससे कि माइन्यूट एमीबा का फॉर्मेशन होता है, और इस माइन्यूट एमीबा को हम स्यूडोपोडिया स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है असेक्सुअल बॉडी जिससे कि फर्दर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे एमीबा है इसलिए वर्ड स्यूडो यूज किया गया है। स्यूडो का बेसिक मीनिंग होता है फॉल्स, स्यूडोपोडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब ये सिस्ट वॉल बर्स्ट्स आउट, दैट मींस फट जाता है सिस्ट वॉल, तो ये जो स्यूडोपोडियोस्पोर्स हैं वो सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, स्पोर्युलेशन। तो मैं आप लोगों को इन शॉर्ट एक बार हिंदी में समझा देती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, एमीबा में बेसिकली तो बाइनरी फिशन होता है, मींस ऑलमोस्ट अगर फेवरेबल कंडीशन है तो एमीबा में बाइनरी फिशन होगा, बट इन केस अगर हमारा अनफेवरेबल कंडीशन अराइव होता है तो स्यूडोपोडिया, तो एमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, मींस खींच लेता है, मींस स्यूडोपोडिया, दैट मींस स्यूडोपोडिया विड्रॉ हो जाता है, और उसके बाद एमीबा एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्ट सिक्रीट करती है, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम एंसिस्टेशन कहते हैं। अब इसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन अराइव होता है तो एमीबा मल्टीपल डिवीजन, मल्टीपल फिशन करके स्यूडोपोडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स का जब सिस्ट वॉल बर्स्ट होता है, दैट मींस सिस्ट वॉल जब बर्स्ट होता है तो फिर ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स सराउंडिंग मीडियम में स्प्रेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोर्युलेशन। तो इस पैराग्राफ में हम लोगों को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले, पहला एंसिस्टेशन, दूसरा स्यूडोपोडियोस्पोर्स, और तीसरा स्पोर्युलेशन। एंसिस्टेशन का मतलब हुआ कवर करना अपने आप को सिस्ट से, स्यूडोपोडियोस्पोर्स का मतलब हुआ मल्टीपल फ्यूजन से सेवरल स्पोर्स का फॉर्मेशन करना, ये उस स्पोर्स को कहते हैं, ठीक है, ये फेनोमेनन नहीं है। अब स्पोर्युलेशन क्या हुआ, ये एक फेनोमेनन है जिसमें कि स्यूडोपोडियोस्पोर्स सराउंडिंग मीडियम में स्प्रेड हो जाता है। आई होप आप लोगों का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने इसे थोड़ा रिपीट कर दिया ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा कुछ डायग्राम है, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज पहले बताना चाहती हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले यूनिट को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या फिर यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है हमारा वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, ठीक है। मींस हर और प्लांट्स का वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स डिफरेंट हो सकता है। इसी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा पटेटो। आप सब लोगों ने देखा होगा, मींस पटेटोज जो होते हैं विंटर सीजन में उसमें कुछ आई लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसी को अगर आप सैंड में डाल देते हैं या सॉइल में डिके करते हैं, इसको जब हम लोग इसको मिट्टी में डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर ग्रो होता है, जिस स्ट्रक्चर से एक न्यू पोटैटो प्लांट बन सकता है।
इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आईज। ठीक है, अब ये है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा जिंजर का। जिंजर में क्या होता है, ये तो सबसे पहले एडवेंटिशियस रूट्स है, मींस रूट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट फ्रॉम द रूट पार्ट, मींस जो कि रेडियल पार्ट होता है। ठीक है, तो जिंजर में क्या होता है, नोड्स जो है ये हमारा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ये है हमारा अगेव, जिसमें बल्बिल होता है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। नेक्स्ट है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है जिसका बायो में आप लोगों ने अक्सर डिस्कशन सुना होगा। ब्रायोफिलम के जो लीव्स होते हैं, हर एक लीव्स का जो कॉर्नर एजेस होता है, इस पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर एक लीफ प्लांट से टूटकर मिट्टी में गिरता है तो इससे बहुत सारे पेड़ निकल जाते हैं, क्योंकि इसके लीव्स के एजेस पे बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, एडवेंटिशियस बर्ड्स। अब दूसरा एग्जांपल है हमारा वाटर हायासिंथ। इसका डिस्कशन आगे वाले चैप्टर्स में बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे एक स्पेशल डिस्कशन देखते हैं हम, ऑफसेट। ये जो बीच का जो कनेक्टिव मीडियम है, ये है यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। अब हम वाटर हायासिंथ के बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा इतना ही जानना जरूरी था कि ऑफसेट जो होता है वाटर हायासिंथ का, ये है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। अब हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग जानेंगे फंगी और एल्गी मेंबर्स का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मोटाइल होता है ये, दैट मींस मूवेबल। इसका एक एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनस। ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था क्लेमाइडोमोनस, ज़ूस्पोर्स का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनस। नेक्स्ट कोनिडिया का एग्जांपल पेनिसिलियम, जो हम लोगों ने ऊपर वाले डायग्राम में देखा था। कोनिडिया क्या था, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट था पेनिसिलियम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स, हाइड्रा। बर्ड्स किसमें, हाइड्रा, गेम्यूल्स, स्पॉन्ज। ठीक है, ये पैराग्राफ, इसके नेक्स्ट वाला पैराग्राफ मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इसमें सिर्फ यही कहा जा रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के केस में कहते हैं और एनिमल्स के केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे राइजोम। राइजोम किसका, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है, जिंजर का, बनाना का। ट्यूबर किसका होता है, पोटैटो का। ऑफसेट किसका है, वाटर हायासिंथ का। और बल्ब किसका है, यहाँ बल्बिल। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक रनर और सकर बचा है, ये आप लोग मुझे बताएं इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का एक सिंपल सा हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट फ्रेगमेंट्स and each fragment grows into adult capable of producing offsprings. इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हो गया हमारा हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है और वो जो फ्रेगमेंट्स है वो इंडिविजुअली एक लाइफ, और ये जो हमारे फ्रेगमेंट्स का प्रोडक्शन हुआ, ये फ्रेगमेंट्स इंडिविजुअली ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन के केपेबल होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था यहाँ पे वाटर हायासिंथ के बारे में। अब इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वाटर हायासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता था। इसका कहा जाता है, इसका एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि वाटर हायासिंथ एक ऐसा प्लांट है, मीन्स वीड है ये, जो कि बाहर से, इंडिया का ये नेटिव प्लांट नहीं है, ये बाहर से आया था। क्यों आया था, इसका कैरेक्टर था ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप ऑफ लीव्स। इस क्वालिटी के कारण इसको बाहर से इंपोर्ट किया गया था। ठीक है, अब इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड में वाटर हायासिंथ का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, और ये एक ऐसा प्लांट है जो मीन्स वाटर के सरफेस पे ग्रो होता है और वो वाटर से ऑक्सीजन को बहुत ही हाई रेट पर एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर में रहने वाली फिशेस का डेथ होने लगा बहुत ही फास्ट रेट पे। ठीक है, इसी कारण से इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये वेजिटेटिवली प्रोपागेट करता है और एक बहुत ही फास्ट स्पीड में। ठीक है, मीन्स इसका ग्रोथ रेट बहुत ही फास्ट होता है। अब हम आगे देखते हैं
हमारा यहाँ पे नोड्स है। नोड्स एक मॉडिफाइड स्टेम होता है जो कि रूट्स या स्टेम का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम का स्पेशलिटी मैंने आप लोगों को बताया था कि लीव्स के मार्जिन्स पे बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट्स को प्रोडक्शन में केपेबल होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एल्गी और फंगी जो होता है ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट हो जाता है एडवर्स कंडीशन के टाइम पे। ठीक है, अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एल्गी और फंगी स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, और ये स्पोर्स जो होते हैं हाईली रेजिस्टेंट होते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए। ठीक है, मींस एवोल्यूशन होता है इनमें, और ये जो एवोल्यूशन हुआ, ये एवोल्यूशन के कारण ये लोग हार्श कंडीशन में रहने के मींस केपेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हायर प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो सकता है हायर प्लांट्स में, बट हायर एनिमल्स में मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर टोटल ब्रीफ डिस्कशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, with this we are complete with this video. Thank you. If you liked my explanation, please like, share and subscribe to my video. Thank you.